हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह और आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि जब आप बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं तब आपको वहाँ पे टीचिंग मेथड पढ़ना होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, पहली बार आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब हम नया वीडियो अपना अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन अपडेट आपको जल्दी मिल जाए, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पढ़ते हैं टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में हम यहाँ पढ़ेंगे इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, आगमन एंड निगमन विधि। जो टीचिंग मेथड होती है वह अपने शिक्षण को शिक्षण कार्य में प्रभावी बनाने में हेल्प करती है। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे आगमन और निगमन विधि। आगमन और निगमन विधि। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि शिक्षण मेथड क्या होता है। शिक्षण मेथड, जो टीचिंग मेथड होती है वह अपने शिक्षण को शिक्षण कार्य में प्रभावी बनाने में हेल्प करती है। तो चलिए हम जानते हैं कि आगमन और निगमन विधि क्या होती है। आगमन पर तो इसको जानने के लिए पहले हम यह जान लेते हैं कि आगमन निगमन विधि के जनक कौन हैं। तो आगमन निगमन विधि के जनक अरस्तु हैं। आगमन विधि क्या होती है। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, हम ये जान लेते हैं, समझ लेते हैं। आगमन विधि वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि है, जिसमें सर्वप्रथम उदाहरणों की सहायता से विषय वस्तु को समझाया जाता है। इस विधि के माध्यम से बालकों के मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। उनमें स्वयं निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है। जब कोई छात्र स्वयं कार्य करेगा, स्वयं सीखेगा, तो उसका सीखा हुआ ज्ञान अस्थायी हो जाएगा। इस विधि के प्रयोग से छात्र को आगमन विधि में इस प्रयोग से छात्र को स्वयं सीखने का, निरीक्षण करने का, चिंतन करने का अवसर मिलता है। और भाषा शिक्षण में यह विधि बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि वहाँ पर बच्चों को पाठ पढ़ाने से पहले या व्याकरण की शिक्षा देने से पहले बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं। उसके बाद ही शिक्षण कार्य किए जाते हैं। तो ये हुआ आगमन विधि। तो अब हम जान लेते हैं आगमन विधि के सूत्र क्या होते हैं। आगमन विधि के सूत्र क्या होते हैं। तो आगमन विधि के सूत्र क्या होते हैं, हम यहाँ पे यह जान लेते हैं। आगमन विधि में सख्त सूत्र का पालन किया जाता है। पहला है आगमन विधि के शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, हम ये जान लेते हैं। आगमन विधि में सख्त सूत्र का पालन किया जाता है। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तीसरा है मृत से अमूर्त की ओर, और चौथा है विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये है आगमन विधि के शिक्षण सूत्र। अब हम जान लेते हैं आगमन विधि के गुण क्या होते हैं। आगमन विधि के गुण क्या होते हैं, या इसको बोल सकते हैं आगमन विधि की विशेषताएं क्या होती हैं। तो आगमन विधि के गुण हैं, पहला गुण है आगमन विधि पूर्णतः मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है।
यानी कि कह सकते हैं आगमन विधि पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक विधि पर कार्य करती है। और दूसरा है आगमन विधि से छात्रों की सृजनात्मकता का विकास होता है। सृजनात्मकता का विकास होता है। सृजनात्मकता का मतलब है नई नई सृजन की जाने वाली चीज़ें। आगमन विधि से छात्रों की सृजनात्मकता का विकास होता है। जब विद्यार्थी आगमन विधि के प्रयोग से सृजन करता है यानी कि नई सृजन करता है तो उसमें नई सृजन का विकास होता है। तीसरा गुण है इसमें, यह विधि सरल से कठिन सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका मतलब है इस विधि में पहले उदाहरण बता दिए जाते हैं, तो इस तरह से यह विधि सरल से कठिन सिद्धांत पर कार्य करती है। चौथा है इस विधि के माध्यम से छात्र स्वयं निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। मतलब कि जब बच्चे को बहुत सारे उदाहरण दिए जाएंगे तो बच्चे से स्वयं से कार्य करवाया जाएगा तो वह निष्कर्ष निकालने का भी प्रयास करते हैं। नेक्स्ट इसमें है इस विधि के द्वारा छात्रों में आत्मनिर्भरता आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। जब छात्र स्वयं कार्य करता है तो आत्मनिर्भर होता है, तो उसमें आत्मनिर्भर का विकास होता है। अब हम पढ़ते हैं आगमन विधि के दोष क्या होते हैं, आगमन विधि की कमियां क्या होती हैं। तो हम जान लेते हैं कि आगमन विधि के दोष क्या होते हैं और आगमन विधि की कमियां क्या होती हैं। पहला इसमें है आगमन विधि के द्वारा हर विषय की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। मतलब कि हम हर विषय में उदाहरण के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते, तो यह इसका एक दोष है। दूसरा है आगमन विधि की शिक्षण प्रक्रिया बड़ी होती है। मतलब जब आगमन विधि के द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाता है तो बहुत सारी उदाहरण दिए जाते हैं, तो जिससे क्या होता है कि शिक्षण की प्रक्रिया बढ़ती चली जाती है। तीसरा है आगमन विधि के प्रयोग में समय अधिक लगता है। जब शिक्षण प्रक्रिया बड़ी हो जाएगी तब किसी भी टॉपिक को समझाने में समय अधिक लगेगा, तो इस विधि में समय अधिक लगेगा। नेक्स्ट है हमारा आगमन विधि अपूर्ण शिक्षण विधियां है। मतलब है कि जो आगमन विधि है इसको एक अधूरी शिक्षण विधि माना गया है, क्योंकि हम प्रत्येक सब्जेक्ट में उदाहरण के माध्यम से शिक्षा नहीं दे सकते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं आगमन विधि। उसके बाद हम जान लेते हैं निगमन विधि क्या होती है। डिडक्टिव मेथड क्या होता है, डिडक्टिव मेथड क्या होता है यह जान लेते हैं। जो निगमन विधि है ये पूरी तरह से आगमन विधि के विपरीत कार्य करती है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि आगमन का उल्टा निगमन विधि कार्य करती है। तो निगमन विधि डिडक्टिव मेथड क्या होता है हम यह जानते हैं। निगमन विधि को नियम विधि भी कहा जाता है। इसमें सर्वप्रथम विद्यार्थी को नियम सूत्र बता दिए जाते हैं। इसके पश्चात उदाहरण अवलोकन प्रयोग के माध्यम से कार्य सिद्ध किए जाते हैं। यह विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी को स्वयं सीखने का अवसर नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि
इसमें पहले नियम रटवा दिए जाते हैं। इस विधि में शिक्षण सूत्र जो होते हैं वे पहले से ही छात्रों को बता दिए जाते हैं, जिससे छात्रों को स्वयं सीखने का व चिंतन करने का अवसर नहीं मिलता है। इस विधि में जो निगमन विधि है वह गणित व विज्ञान विषय के लिए एक उपयुक्त टीचिंग मेथड है। इसके माध्यम से ही गणित और विज्ञान विषय का टीचिंग मेथड सुचारू रूप से चलता है। अब हम यह जान लेते हैं कि निगमन विधि के शिक्षण सूत्र क्या होते हैं। निगमन विधि का जो शिक्षण सूत्र होता है वह आगमन विधि के शिक्षण सूत्र के बिल्कुल ही विपरीत होता है। पहला होता है इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर, दूसरा होता है अमूर्त से मूर्त की ओर, तीसरा होता है सूक्ष्म से स्थूल की ओर और चौथा होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब हम यह जान लेते हैं कि निगमन विधि के गुण और विशेषताएं क्या होती हैं। निगमन विधि के गुण और विशेषताएं क्या होती हैं, हम यहाँ पे यह जान लेते हैं। निगमन पहला होता है इसमें निगमन विधि के गुण और विशेषताएं में पहला इसमें है निगमन विधि के द्वारा समय की बचत होती है। मतलब जब बच्चे को पहले से ही सूत्र रटवा दिए जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, समय की बचत होगी। दूसरा है निगमन विधि प्रत्येक विषय को पढ़ाने के लिए उपयुक्त है। मतलब निगमन विधि के द्वारा हम हर विषय को आसानी से पढ़ा सकते हैं। तीसरा है निगमन विधि से ज्ञान तीव्र गति से प्राप्त होता है। मतलब जब बच्चे को सूत्र व नियम ज्ञात होंगे, बच्चा जल्दी किसी चीज़ को सीखेगा। नेक्स्ट है निगमन विधि के माध्यम से शिक्षण कार्य सरल हो जाता है। मतलब यहाँ पर टीचर को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वह बच्चे को पहले से ही नियम सूत्र सिखा देता है और उसी के आधार पर कार्य करवाता है। यहाँ पे नेक्स्ट है निगमन विधि के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया छोटी हो जाती है। यहाँ पर बच्चे को पहले से ही नियम पता होने के कारण वह कार्य को जल्दी सीखता है, जिससे क्या होता है कि शिक्षण की प्रक्रिया छोटी हो जाती है। अब हम यह जान लेते हैं निगमन विधि के दोष कमियां क्या हैं। निगमन विधि की दोष और कमियां क्या हैं, इसको दोष कह लीजिए या कमियां। निगमन विधि की दोष कमियां क्या हैं, तो इसमें निगमन विधि की पहली कमियां दोष यह हैं, निगमन विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि यहाँ छात्रों पर छात्रों को चिंतन करने का अवसर नहीं मिलता है, इसलिए इसे अमनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है। दूसरा है निगमन विधि के द्वारा छात्र को स्वयं सीखने का अवसर नहीं मिलता है। यहाँ पर नियम ज्ञात होने के कारण छात्र स्वयं सीखने का प्रयास नहीं करता है। नेक्स्ट है इस विधि के द्वारा छात्र स्वयं निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं। जब छात्र स्वयं सीखेगा नहीं तो वह किसी चीज़ का निष्कर्ष कैसे निकाल पाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे निगमन विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। हम जो छोटे बच्चे होते हैं या छोटी कक्षाएं होती हैं
वहाँ पर हम उन्हें नियम या सूत्र नहीं सिखा सकते हैं। इसीलिए यह विधि छोटी कक्षाओं में उपयुक्त नहीं है। आई होप आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने आगमन व निगमन विधि देखी। आई होप आप सभी को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो कल मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, यू टेक केयर।